नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो है पर्यावरण की। पर्यावरण में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे भोजन एवं पोषण और साथ ही साथ बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे। और आज की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक है प्रोटीन एवं वसा जो हमारा रह गया था, भोजन के घटकों से संबंधित ये टॉपिक है और इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए आखिरी तक। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ज़्यादा ज्यादा दोस्तों को आपको जोड़ना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर जाकर जब आप देखेंगे तो आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या है। देखिएगा, पहला जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन। यहां पर भोजन के जो घटक हमने पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसके अलावा वाइटामिन्स और इसके अलावा मिनरल्स और वाटर, ये सब क्या है, भोजन के घटक हैं। तो यहां पर इन घटकों की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हमारा जो एक टॉपिक रह गया था प्रोटीन, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। तो देखिएगा, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पर ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर मछली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बादाम दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको चने दिखाई दे रहे होंगे, इस तरफ देखिएगा ध्यान से, इधर मांस दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जितनी भी टाइप की दालें होती हैं वहाँ पर उसमें भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अंडा की बात करें तो अंडों में भी प्रोटीन होता है। तो ये बेसिक स्रोत हैं। तो आज का जो सेशन होगा इसमें हम जानेंगे कि प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, साथ ही इनके स्रोत क्या है, इनके फंक्शन क्या है और कैसे मिलकर ये बनते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, अगर हम आपके टॉपिक की बात करें प्रोटीन की, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोटीन एक क्या है, बहुलक है। बहुलक को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। बहुलक को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। अब यहाँ पर ये जो पॉली शब्द लिखा है, पॉली का मतलब होता है मैनी। देखिए, कभी भी ध्यान रखना, यदि कहीं भी पॉली आ जाए लिखा तो इसका मतलब होता है बहुत सारे। जब बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो फिर समझ जाइए कि कहीं ना कहीं पॉली वहाँ पर शब्द यूज किया जाता है। पर मतलब होता है यहाँ पर क्या, यूनिट। पर मतलब होता है यहाँ पर यूनिट। तो भाई बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको समझनी है। तो पर मतलब होता है यहाँ पर यूनिट। तो अगर हम बात करें बहुत सारी यूनिट्स जुड़कर जब कोई यौगिक बनाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे स्क्रीन पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर देखिए एमाइनो एसिड जो है, एमाइनो एसिड जो होता है उसके 20 यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल जुड़कर क्या बनाते हैं, यहाँ पर प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर हम इसकी बेसिक चीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान से दिखाई देगा कि यहाँ पर 20 अमाइनो एसिड जो है वो आपस में मिलेंगे और साथ ही साथ क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। और ये 20 यहाँ पर अमाइनो एसिड हैं, ये एक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। और मैं आपको बता दूं, नेचर में कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी यौगिक होगा, वो सारे के सारे यौगिक किसी न किसी बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे दूसरे कण, दूसरे पदार्थ जब आप देखते हो तो उनके बीच भी कहीं ना कोई बॉन्ड होता ही होता है। अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप चाय बनाते हो तो वहाँ पर वो जो पदार्थ है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, जैसे सेम टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है क्या, ससंजक बल होता है। ठीक है, कौन सा बल होता है वहाँ पर, ससंजक बल होता है। और अलग अलग टाइप के जो वहाँ पर पदार्थ होते हैं जिनके बीच जो बॉन्ड काम करता है वो असंजक बल होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको साथ ही साथ बता दी जाएंगी। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ज़्यादा डेप्थ में लेकर आप, कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, लेकिन देखिए डेप्थ में जाने से होता ही है कि उससे रिलेटेड जो ऊपर की जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी एकदम से याद हो जाती है और उसके जब कनेक्शंस बनते हैं तो अपने आप लंबे समय तक वो चीज़ हमें याद रहती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन का हमने यहाँ पर जाना कि भाई एमिनो एसिड जो होता है यहाँ पर उसके 20 यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये 20 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन के यौगिक कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर ये बनता है।
अब आप समझिएगा, हम जानते हैं जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वसा की बात करें तो वसा में भी कार्बन है, इसके अलावा प्रोटीन में भी कार्बन है, और विटामिन्स में भी कार्बन होता ही होता है। तो इसीलिए हम इन सारे के सारे यौगिकों को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन होता ही होता है। अब देखिए अगर हम आगे बात करें तो प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, तो देखिए प्रोटीन के एक तो जंतु प्रोटीन होते हैं, एक वनस्पति प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पर जंतु प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जंतु प्रोटीन में क्या है, दूध है, मांस है, मछली है, पनीर है, अंडा है, ये सारे के सारे जंतु प्रोटीन है। अब इनको जंतु प्रोटीन क्यों कहा गया, कनेक्शन क्या है, कनेक्शन ये है क्योंकि ये सारे के सारा जो भी प्रोटीन है हमें एनिमल से ही मिलता है। दूध हमें किससे मिलता है, गाय, भैंस, बकरी से मिलता है, तो समझ लीजिए एनिमल से मिल रहा है, इसलिए जंतु प्रोटीन बोला गया। फिर अगर हम मांस की बात करें तो मांस भी हमें एनिमल से मिलते हैं। मछली मछली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मछली का जो तेल जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, प्रोटीन एनिमल्स है, ठीक। फिर अगर हम पनीर की बात करें तो दूध से बनता है, अंडा भी हमें एनिमल से मिलते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें आगे तो देखिएगा यहां पर क्या है, वनस्पति प्रोटीन। तो वनस्पति प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जितनी भी आपकी दालें होती हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इन चीज़ों को ऐसे याद रखिएगा, आपको बस अपने दिमाग में इतनी सी बात रखना कि जितनी भी दालें हैं उन सब में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। अब जैसे अगर आप चने खाइए, जैसे कई लोग ये सोचते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने मांस, मछली, तो जैसे जो वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है तो उनको यहाँ पर, जैसे वेजिटेरियन है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे शाकाहारी हो अगर आप, तो आपको बस सीधा एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन होता है, जरूरी नहीं है कि आपको मांस खाना ही है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे दाल होती हैं तो आप खाइए, पर्याप्त मात्रा में खाइए, आपको प्रोटीन मिलेगा। अब जैसे अगर हम बात करें सोयाबीन, तो सोयाबीन में भी यहाँ पर प्रोटीन होता है। और दलिया में जैसे बहुत सारे दाल से मिलकर, या फिर अपन कह लें कि आपकी मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, इन दालों को खाइए, कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन मिलेगा। अब देखिए आगे अगर अपन बात करें जैसे बादाम, तो बादाम में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को बादाम खिलाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर परेशान मत होइएगा अगर आप शाकाहारी हैं, तो प्रोटीन जो है वो आपको कहीं ना कहीं दालों से, या फिर जैसे सोयाबीन है इनका आप यूज़ करिए तो प्रोटीन फिर भी आपको मिलेगा। अब चलिए चलते हैं आगे। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ होता है, किस में होता है, भाई कई बार सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। कितने परसेंटेज होता है, तो 43% होता है। तो देखिए बेसिक चीज़ क्या है, जैसे कुछ लोगों का ये कहना रहता है भाई बहुत सारी जानकारी है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं है। मैं एक बात बता दूं, अगर आप इतनी जानकारी और एक्स्ट्रा जोड़े लेंगे अपने दिमाग में तो क्या दिक्कत है। जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन के साथ मैंने आपको बता दी कि भाई 43% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, बाकी सारों को छोड़ के। जैसे और भी बहुत सारे तत्व होते होंगे, बट प्रोटीन क्या है, 43% होता है। इससे क्या हुआ कि आपको ये तो याद रहेगा ही रहेगा कि सोयाबीन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, पर साथ ही साथ परसेंटेज भी याद कर लिया तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम होता है, तो एक में यह सोयाबीन पूछ लिया, अगली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया कि भाई कितना परसेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, और यहाँ पर क्या बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो ये दिक्कत तो आती है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल डेप्थ में जाकर आने लगते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, यहाँ पर ये काम क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो देखिए प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है वो शरीर वर्धक भोजन कहते हैं उसको। शरीर वर्धक भोजन क्यों कहते हैं वो ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें आप प्रोटीन लेते हो, जैसे मान लीजिए जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जैसे अगर हम बात करें खली की, ठीक है, और अगर हम जॉन सीना की बात करें, अंडरटेकर की बात करें, इन लोगों की जो बॉडी है बड़ी मजबूत होती है। कितना सारा वो देखिए, आपने WWF देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं वो आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते भी हैं। कई बार तो ऐसा कि इतनी बुरी हालत हो जाती है, उसके बाद भी उनका कुछ नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या है, उनकी बॉडी मजबूत होती है, और वो लगातार प्रोटीन का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए इसका यूज होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि में सहायक है, इसके साथ साथ शरीर का हमारी निर्माण करता है। देखिए साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मैंने पूरा टॉपिक कवर कर रखा है, ठीक है। कम पढ़ाऊंगा बट आपको बेस्ट पढ़ाऊंगा। ये जो कंटेंट है अगर आप पूरा अच्छे तरीके से कर ले तो मुझे लगता है कि आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो भाई बात करते हैं प्रोटीन के प्रकार की।
तो सबसे पहला टाइप है इसका एंजाइम। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि भाई एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन कैसे हो सकता है। तो समझिएगा ध्यान से, तो जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वहाँ पर हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है। जैसे उत्प्रेरक के रूप में भी हम एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यहाँ पर एक दो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, एंजाइम की प्रॉपर्टी मिलती हैं। और अगर उसमें एंजाइम की प्रॉपर्टी मिलेंगी तो इसीलिए हम उसको क्या क्या कह सकते हैं, एंजाइम बोल सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे केमिकल रिएक्शन में जैसे एमाइलेज, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या है, यहाँ पर एक एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक एंजाइम है। तो एंजाइम है तो ये साथ ही साथ प्रोटीन की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर फॉलो करा रहा है, साथ ही साथ ये एंजाइम की प्रॉपर्टी भी फॉलो करा रहा है। तो फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट होता है कि सारे एंजाइम प्रोटीन हैं। तो बिल्कुल अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन हो सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। लेकिन क्या सारे प्रोटीन एंजाइम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें एंजाइम के प्रॉपर्टी नहीं होती। इसीलिए सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है, बट सारे एंजाइम यहाँ पर प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फॉलो करते हैं, इसलिए हैं। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर लिखा था कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया है। अगर इस फिगर की बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है इस टाइप की स्ट्रक्चर इनकी होती है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ फिगर में देखिए छोटे छोटे दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इस टाइप का प्रोटीन होता है। जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस टाइप से ये दिखाई देगा। अब इसके अंदर जो आप एक संरचना देख रहे होंगे, ये क्या है, स्टार्च मॉलिक्यूल इन द एंजाइम्स एक्टिव साइट। मतलब यहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, यहाँ पर स्टार्च है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर एंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स हो सकते हैं, और ये मैंने आपको संरचना बता दी, कुछ इस टाइप से इनकी संरचना होती है। फिर आगे चलते हैं, इनके और भी टाइप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चरल जो होता है प्रोटीन, उसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे कैरेटिन जो होता है वो यहाँ पर इसका एक टाइप है। फिर अगर हम बात करें डाइट्री, तो डाइट्री में क्या होता है, कैसीन होता है, एल्यूमिन होता है। तो यहाँ पर अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, डाइट्री विटामिन है, और यहाँ डाइट्री प्रोटीन है, सॉरी, है ना, डाइट्री प्रोटीन है। तो देखिए अगर अपन बात करें डाइट्री प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर डाइट्री मतलब पाचन में यहाँ पर सहायक होता है। जैसे आपने कोई भी भोजन अपनी बॉडी में मुंह के द्वारा लिया, तो इसके बाद जो भोजन पहुँचता है तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन जैसे कैसीन है, तो ये आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। तो आप याद रखना, तो ये भी क्या है, प्रोटीन है। फिर अगर हम बात करें पिगमेंटेड, तो पिगमेंटेड प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन में कलर देने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी स्किन पर जो चमक है, इसके अलावा अगर जैसे आपको पता होगा जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो लोग लेते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा आपको चमकती दिखाई देगी। रीजन क्या है, क्योंकि वो पिगमेंटेड प्रोटीन्स जो होता है वो काफ़ी ले लिया उन्होंने, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये होता है। जैसे बालों का कलर ब्लैक होना, या फिर हमारे नाखून का जो कलर है, या फिर अपनी स्किन का कलर है, ये सब कलर जो होता है वो पिगमेंटेड प्रोटीन्स जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या है, यहाँ पर अपना ब्लड है। हीमोग्लोबिन क्या है, यहाँ पर आपका ब्लड है। तो ब्लड का कलर रेड होने में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत लिख गया है, ये क्या है, मैल्यूविन है। ठीक है, मैल्यूविन, तो ध्यान रखना ये मलेशियन नहीं है, मैल्यूविन है, आप इसको करेक्ट कर लेना। अब देखिए आगे अगर अपन बात करें तो केमिकल मैसेंजर कौन से होते हैं, तो केमिकल मैसेंजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा केमिकल मैसेंजर में कौन से आते हैं, आपके हार्मोन्स आते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये भी कहीं ना कहीं प्रोटीन का ही एक वो है। अब जैसे प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये हार्मोन्स को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों की हाइट बढ़ना, तो कहीं ना कहीं अगर प्रोटीन्स वो लेंगे, केमिकल मैसेंजर जो प्रोटीन होंगे अगर उनको लेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों की जो हाइट होगी प्रॉपर तरीके से बढ़ेगी। फिर अगर हम बात करें डिफेंसिव, तो डिफेंसिव क्या होता है, ये हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जो लगती हैं हो जाती हैं, उनसे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें डिफेंसिव प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे प्रोटीन्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे अगर अपन बात करें मांस, मछली वगैरह, ये सब ऑयल्स वगैरह जो होते हैं, ये इनमें बेसिकली मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो ऑयल होते हैं ना इनमें फैट्स भी होते हैं। ठीक है, ऑयल जो होता है इसमें क्या होता है, फैट भी होता है। तो ध्यान रखिएगा,
ऐसे ऐसे समझ लीजिएगा अगर आपको याद रखना है तो। देखिए जितनी भी दालें होती हैं, अंडा है, मांस है, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें होता है प्रोटीन, और जितने भी ऑयल्स होते हैं तो ऑयल में हमेशा क्या होता है, फैट होता है, ठीक है, जो कि अपनी बॉडी में जमा होता है, संग्रहित होता है। तो देखिए यहाँ पर बादाम, पिस्ता वगैरह अगर अपन इनकी बात करें तो इनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता ही होता है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो देखिएगा, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका वसा है। ध्यान से समझिए, अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी देखिए अगर अपन वसा की बात करें तो वसा को इंग्लिश में कहते हैं फैट। अब फैट आप जानते हैं, जैसे देखिए फैट कहाँ मिलेगा, तो आपकी बॉडी में, पेट में, ठीक है, पेट में सबसे ज़्यादा फैट जमा होता है। फिर इसके अलावा अपन बात करें जो मोटे लोग होते हैं तो आप देखेंगे अलग अलग जगह उनका जो पार्ट्स है वो हिलता डुलता रहता है, दौड़ने में कहीं भी आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसके कारण होता है, फैट के कारण होता है। अच्छा, ये फैट करता क्या है भाई, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसको भोजन नहीं दिया गया, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें तुरंत एनर्जी देता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, जैसे हमने रोटी खाई, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब जब कार्बोहाइड्रेट खाएंगे हम, ध्यान रखिएगा, जैसे हमें भोजन से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद जो चीज़ हमें उससे प्राप्त हो उससे तुरंत एनर्जी हमें मिलेगी। लेकिन होता क्या है, जैसे शाम तक, जैसे हम देखा 7-8 घंटे बाद हमें फिर से भूख लगाती, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट यूज हो जाता है। तुरंत एनर्जी कौन देगा हमें, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट देगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है जो आपको याद रखना। तुरंत एनर्जी कौन देगा हमें, कार्बोहाइड्रेट देगा। लेकिन यदि आपको 2 दिन भोजन ना मिले, आप रूम में बंद हैं, गुस्सा हो गए अपने घर वालों से और आप खाना नहीं खा रहे, ऐसी स्थिति में आपको भोजन, यहाँ पर एनर्जी कौन देगा, तो यहाँ पर अब आपको जो एनर्जी देने वाला है वो कौन है, वसा। तो जितना वसा आपका पेट में इकट्ठा हुआ होगा, आपकी बॉडी में इकट्ठा हुआ होगा, वो पूरा का पूरा वसा जो है वो आपको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो तुरंत एनर्जी कौन दे रहा था वहां पर आपको, कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद देन आखिर में जाकर एनर्जी कौन दे रहा है आपको, यहां पर वसा दे रहा है। अब पता चला कि भाई आपने गुस्सा ही बने रहे, आपने 3-4 दिन खाना ही नहीं खाया, आप ना रूम से बाहर निकल रहे हैं ना कुछ, फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, आपका जो वसा है वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, और यूज होने के बाद वो जलता जाएगा अंदर से। जब वसा खत्म हो गया तो फिर आपको एनर्जी कौन देगा, तो फिर इसके बाद जो आपको एनर्जी देने वाले हैं वो कौन है, प्रोटीन है, ठीक है। लास्ट में जाकर प्रोटीन्स की बारी है। अगर आपने फिर भी खाना नहीं खाया तो फिर आखिरी कंडीशन बची है, बस आपकी समाधि होने वाली है, ये समझ जाना, बस मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्दी हो रही। तो ऐसा कभी ना करना, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर खाना खा ही लो, नहीं तो फिर एनर्जी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वसा भी जो होता है वो 1-2 दिन में यूज होने लगता है। एक दिन भी अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो वसा जो है यूटिलाइज हो जाएगा। आप देखना, अगर लगातार लंबे समय तक अगर कोई खाना ना खाए तो उसका पूरा वसा खत्म हो जाता है, उसकी बॉडी में सिर्फ हड्डियां दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे अगर अपन बात करें भाई कि यहाँ पर वसा की, तो वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अब इसमें अगर अपन बात करें ठोस रूप में, ये ठोस रूप में जैसे चर्बी के रूप में होता है अपनी बॉडी में। अगर हम ठोस रूप की बात करें तो ठोस रूप में किस रूप में होता है, ये चर्बी के रूप में होता है, ठीक है, चर्बी जिसे हम कहते हैं। साथ ही ये तरल रूप में यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये तेल के रूप में होता है, ठीक है, तेल जो होता है उसके रूप में यहाँ पर तरल रूप में होता है। अब देखिए अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर जंतु एवं प्रोटीन दोनों से प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम बात करें इसको, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इन दोनों का प्लस हो जाता है, मतलब इन दोनों से जुड़कर क्या बनता है, फैट बनता है। तो एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बशीय अम्ल, क्या कहते हैं, बशीय अम्ल। तो बशीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, वसा बनता है, जिसे हम फैट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिएगा अगर हम बात करें तो देखिए तरल रूप में कैसे, क्या बताया मैंने आपको, ये तेल के रूप में होता है। तो तेल जहां जहां जैसे भी आपको तेल मिले तो समझ जाना कि भैया इससे हमें क्या मिलने वाला है, वसा मिलने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं आपका पेट या फिर अन्य जो पार्ट होगा वो पूरा का पूरा चर्बी आपकी बॉडी में बढ़ने लगेगी। तो जैसे अगर जो दुबले पतले लोग हैं, तो दुबले पतले लोग यहाँ पर अगर इसका यूज़ करते हैं तो उनका जो है वो अपने आप मोटे होने लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या खाना चाहिए, जैसे तेली चीज़ होती हैं। तेल किससे मिलता है, तो तेल आपका जैसे मान लीजिए जहाँ जहाँ से भी आपको प्राप्त हो, ठीक है, वहाँ वो सारी चीज़ें यहाँ पर किस में आ जाएंगी, आपकी वसा उससे आपको प्राप्त होगा। तो तेल की अगर अपन बात करें तो आप जैसे मीठा तेल यूज़ करते हैं, डालडा यूज़ करते हैं, तो इन सब में आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर वसा प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए आगे अगर अपन बात करें वसा के कार्य, तो वसा के कार्य क्या है, तो भोजन को ये क्या करता है, संचित करता है, कहीं भी एक जगह इकट्ठा होता जाएगा और ये संचित करता जाएगा, ठीक है, संचित करता है, संग्रहित करके रखता है, ये बातें आप ध्यान रखना, ठीक है, स्टोर करके रखता है, ठीक है,
इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि स्टोर्ड एनर्जी भी इसको कहा जाता है, ठीक है, संग्रहित ऊर्जा भी इसको कहते हैं। तो वसा के स्रोत कौन कौन से भाई, जैसे तेल हो गया, सरसों हो गया, मछली का जो तेल बनता है वो भी इसी का स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखना, मैं आपको बता दूं, बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना कि यहाँ पर प्रोटीन्स जो होते हैं वो दालों से सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं, चाहे सोयाबीन खा लो, चाहे आप मटर की दाल खा लो, चाहे आप मूंग की दाल खा लो, चाहे अरहर की दाल खा लो, प्रोटीन ही प्रोटीन। लेकिन अगर आप तेल वाली चीज़ें खाओगे तो सीधी सी बात है आपको क्या मिलेगा, वसा मिलेगा। तो वसा जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो देखिएगा अगर हम बात करें संतृप्त की, तो यहाँ पर सैचुरेटेड जो होता है, ठीक है, सैचुरेटेड जो होता है, इसको इंग्लिश में हम सैचुरेटेड बोलते हैं, तो संतृप्त वसा, और अनसैचुरेटेड जो होता है वो असंतृप्त वसा होता है। इसकी स्ट्रक्चर के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक फिगर दे दिया है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीच में आपको कार्बन दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर आपको हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन इससे जुड़े होते हैं एक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो यहाँ पर आपको अलग अलग, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जैसे मान लीजिए मछली का जो तेल होता है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो असंतृप्त वसा जो होता है वो आपको तेल से मिलता है, और संतृप्त वसा कौन सा होता है, जैसे डालडा हुआ, क्रीम हुआ। अब एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो संतृप्त वसा जैसे डालडा है, डालडा पर एक क्वेश्चन आया कि डालडा को बनाने की विधि क्या है। तो भाई इसकी विधि के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी विधि के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ध्यान से समझना कि यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारी जो सब्जियाँ होती हैं, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, उस ऑयल को इकट्ठा किया और उसको हमने किसके साथ मिक्स किया, हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया। अब हाइड्रोजन के साथ मिक्स करने के बाद एक उत्प्रेरक यूज किया जाता है और उसके बाद क्या बनता है, यहाँ पर वनस्पति घी बनता है। तो इसमें अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पर जो डालडा है, डालडा की बनाने की विधि का नाम क्या है, तो आप ध्यान रखना कि हाइड्रोजन से हमने इसको बनाया है, हाइड्रोजन से बनाया, तो समझ जाइए यहाँ पर ये जो विधि होगी उस विधि का नाम है हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। ध्यान रखना, हिंदी में आप याद रख लेना, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। उस विधि का नाम है हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर हम आगे बात करें तो भाई यहाँ पर वसा के लिए जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा भाई नारियल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें सैल्मन दिखाई दे रहा होगा, एग दिखाई दे रहा होगा, इनमें जो अंदर जो तेल होता है उनसे आपको यहाँ पर क्या है, वसा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप यहाँ पर टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है भारत एजुकेशन का सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। और भारत एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद भारत एजुकेशन चैनल पर आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो आगे से कंटिन्यू मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ तक आपने ये वीडियो अगर अच्छे से समझा है, देखा है, और जो भी डाउट आपको आता है इसके दौरान तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और यहाँ पर शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं।